Okay, now see, this is another topic in the cardiovascular system after ischemic heart diseases. After angina and myocardial infarction, the third topic that we are going to take here is the rheumatic heart disease. Rheumatic heart disease, it means it is the permanent damage here to the various parts of the heart as a result of the rheumatic fever. आज rheumatic fever, इसका मकसद ये है कि rheumatic heart disease को समझने से पहले आपको rheumatic fever को देखना होगा कि what this is basically. ischemic heart disease को समझने से पहले आपने atherosclerosis को समझा, फिर coronary arteries को, फिर occlusion समझ में आई, फिर ischemia, तो फिर जाके myocardial infarction. तो यहाँ पर heart is being affected here. तो ये rheumatic heart disease, it is because of the acute or the chronic rheumatic fever. But what the rheumatic fever itself is, which is a multi-system disease, which is an autoimmune multi-system disease. ये autoimmune disease है, that happens as a result of some infection. वरना आपने नहीं देखा होगा कि कभी कोई autoimmune disease किसी infection की वजह से हुई हो, ज़्यादातर तो नहीं. But this is because of certain infections, one specific type of infection, because of certain bacteria. That infection can affect the organ, that is the throat. वहाँ हो जाती है simply क्या, pharyngitis. और वो अगर pharyngitis under treated हो, सही treatment न हुई हो या untreated हो, then some autoimmune reactions happen. Autoimmune reactions means the immunity that has been created. The immune response the body is actually showing you. तो वो जो immune response है वो किसके अगेंस्ट होना चाहिए? बैक्टीरिया के अगेंस्ट जो आपको इन्फेक्शन दे रहा है, उसके अगेंस्ट तो के है कि नहीं है? That immunity or immune response is directed against your own tissue. और वो टिश्यू बॉडी का कोई भी टिश्यू हो सकता है, इंक्लूडिंग हार्ट इटसेल्फ. तो इसका मकसद ये है कि ये किसको हुआ होगा? ये होता है उन इंडिविजुअल्स को जिनको पहले ये इन्फेक्शन हो रही है. ये पहले ये इन्फेक्शन कौन सी? फेरेंजाइटिस. किसी भी बैक्टीरिया की वजह से फेरेंजाइटिस नहीं, किसी खास बैक्टीरिया की वजह से, और वो है कोकस और वो है स्ट्रेप्टोकोकस. इसलिए उसको कहते ही हम हैं स्ट्रेप थ्रोट, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस, स्ट्रेप थ्रोट. हालांकि वो स्ट्रेप्टोकोकस थ्रोट के अलावा भी कोई इन्फेक्शन दूसरी जगहों पर भी करता है, लेकिन दूसरी जगह पर जैसे स्किन की इन्फेक्शन या किसी और जगह पे इन्फेक्शन, वो वाले स्ट्रेप्टोकोका है, ये रूमेटिक फीवर काज नहीं करते. हालांकि बैक्टीरिया सेम है. वो स्ट्रेप्टोकोकस, उसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस. स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस से उसकी बहुत सारी स्ट्रेन्स होती हैं. ये टाइप ए है, इसकी बहुत सारी टाइप्स होती हैं. टाइप ए स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस आपको पता है कि ये ग्राम पॉजिटिव कोकस है, ग्राम पॉजिटिव स्फेरिकल बैक्टीरिया है, ग्राम पॉजिटिव. ये ग्राम सिस्टेन में ब्लू कलर देता है और राउंडेड होता है और लॉन्ग चेन्स में होता है. इसको स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस कहते हैं. टाइप ए बीटा हीमोलाइटिक, ये करेगा स्ट्रेप्टोकोकस स्ट्रेप थ्रोट करेगा, स्ट्रेप्टोकोकल फेरेंजाइटिस. स्टार्ट में तो ये होती है. अगर आप उसको क्विकली ट्रीट कर गए तो ज़ाहिर है किससे करेंगे? एंटीबायोटिक से. पेनिसिलिन से ट्रीट हो जाता है, बहुत ही सिंपल है. उसकी ट्रीटमेंट तो कोई ऐसी मुश्किल नहीं है, इट्स अ वेरी सिंपल ट्रीटमेंट. अगर आपने उसको ट्रीट नहीं किया, अंडर ट्रीटेड रखा या अनट्रीटेड रखा और प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक गया, तो कुछ लोगों में, तब भी सब में नहीं, कुछ लोगों में उसके अगेंस्ट जो इम्यूनिटी क्रिएट होगी, इम्यूनिटी का मकसद है कुछ एंटीबॉडीज क्रिएट होगी, वो एंटीबॉडीज विल बी फॉल्टी या वो बाय मिस्टेक डायरेक्टेड हो जाएंगी आपके अपने बॉडी के टिश्यू के अगेंस्ट, जिसको ऑटोइम्यून डिजीज कहते हैं. तो ये बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज है. और क्योंकि फीवर वगैरह होता है और ये क्योंकि हिट करता है ज़्यादातर जॉइंट्स को भी, इसलिए वर्ड रूमेटिक यहाँ पड़ा हुआ है. और क्योंकि बुखार भी होता है तो इसलिए उसका नाम पड़ गया है रूमेटिक फीवर. अब कुछ जॉइंट को थोड़ा ही ना करता है, वो किसी भी बॉडी के पार्ट को कर सकता है. सो मच सो कि इवन सबकोटेनियसली भी इवन इंजर करेगा, और सबकोटेनियस नोड्यूल्स भी बन जाते हैं. और ऐसा ही नहीं है कि सबकोटेनियस नोड्यूल्स बनते हैं,
अंडरस्टैंड? सिर्फ सबकुटेनियस नोड्यूल्स ही नहीं बनते, बल्कि इवन आपके ब्रेन के टिश्यू को भी, ब्रेन के कुछ सेल्स को भी इवन इन्वॉल्व कर सकता है। अंडरस्टैंड? तो ब्रेन को भी इन्वॉल्व करेगा मीन्स सम ऑफ दैट टिश्यू लाइक इवन बेजल न्यूक्लियाई ऑफ द ब्रेन। बेजल न्यूक्लियाई भी आपने देखे होंगे, बेजल न्यूक्लियाई आपने सुने होंगे। बेजल न्यूक्लियाई कैन आल्सो बी इन्वॉल्व्ड, और बेजल न्यूक्लियाई दे आर एक्चुअली मॉड्यूलेटिंग और सपोर्टिंग और फैसिलिटेटिंग योर वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी। तो वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी जो है वो आपके कंट्रोल से बाहर रह जाती है, एक तरह से इनवॉलंटरी मूवमेंट शुरू हो जाती हैं, खास तौर पे फेस की, लिम्स की इनवॉलंटरी मूवमेंट्स। अचानक बैठा होगा इस तरीके से झटके देगा ऐसे, क्योंकि ये अब इसके कंट्रोल में नहीं है। तो ये तो नहीं है रूमेटिक हार्ट डिजीज, लेकिन ये रूमेटिक फीवर की वजह से हुआ है। और क्योंकि हम ज्यादा फोकस करेंगे हार्ट की डिजीजेस को, हार्ट कैसे अफेक्ट होता है इस प्रॉब्लम की वजह से, और इसमें क्या होता है, ज्वाइंट भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लार्ज ज्वाइंट्स, खास तौर पे माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस। कभी यहाँ पेन, अगले दिन पता चला कि एल्बो में, अगले दिन नी में, ये माइग्रेट करता है इस किस्म का पेन, इसको माइग्रेटरी पोली आर्थराइटिस कहते हैं। ये इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। फीवर भी होता है, ये सारी चीजें इसको मिला के कहते हैं रूमेटिक फीवर। और रूमेटिक फीवर क्या हुआ, इसका मकसद ये है कि आपका खास तौर पे रूमेटिक फीवर किससे, टाइप ए स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। टाइप ए स्ट्रेप्टोकोका है, वो टाइप ए स्ट्रेप्टोकोका है, बेसिकली स्किन डिजीजेस भी करते हैं, स्किन इन्फेक्शन भी करती है। लेकिन आपको अगर स्किन इन्फेक्शन हो गई, इधर सोर थ्रोट हो गया यानी स्ट्रेप थ्रोट हो गया आपको, तो स्किन इन्फेक्शन पर वही सेम बैक्टीरिया जब आपको स्किन की इन्फेक्शन करेगा तो वो रूमेटिक फीवर काज नहीं करता, ये वाला करता है। इसका मकसद है कि स्ट्रेन का फर्क होगा। हालांकि क्लासिफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनेस है, दोनों टाइप ए हैं, बीटा हेमोलाइटिक हैं दोनों। तो अगर इम्यूनिटी यहां पर फॉल्टी हो रही है तो यहां पे भी होनी चाहिए, लेकिन स्किन इन्फेक्शन पर रेयरली ऐसा होगा कि स्किन इन्फेक्शन वाले स्ट्रेप्टोकोका है वो रूमेटिक फीवर काज करें, ज्यादातर स्ट्रेप वाले, थ्रोट वाले करते हैं। और ये ऑटो इम्यून मल्टी सिस्टम डिजीज है, क्योंकि आप इत्तेफाक से सीवीएस में हैं इसलिए आप हार्ट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। वैसे तो ये वेसल्स को भी करता है, और हार्ट में किसी भी लेयर को नहीं छोड़ता ये, ना ये एंडोकार्डियम को छोड़ेगा अंदर, और एंडोकार्डियम जाहिर है वो पार्ट ऑफ द वेल्व्स भी उसी एंडोकार्डियम का हिस्सा है, तो वेल्व्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर मायोकार्डियम को भी इन्वॉल्व कर सकता है, उधर भी ऑटो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, उधर भी इंजरी होगी। और जब ऑटो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस आते हैं तो वहां क्या हो जाता है, इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाती है, इन्फेक्शन नहीं इन्फ्लेमेशन। और इन्फ्लेमेशन आस्ता आस्ता होते होते वहां पर फाइब्रोसिस भी हो जाती है, और वो एरिया कंप्लीटली डैमेज हो जाता है, और फिर ये वेल्व्स काम नहीं करते, वेल्वुलर प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। ये इस तरीके से सिलसिला चलता है। और ये सिर्फ यहां नहीं बल्कि पेरिकार्डियम को भी इन्वॉल्व करेगा। इतना कुछ के एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम तीनों इन्वॉल्व हो जाते हैं। पेनकार्डाइटिस, ऑल द लेयर्स ऑफ दी, इसको पेनकार्डाइटिस कहते हैं। द पेनकार्डाइटिस जैसे पेंडेमिक, पेन मीन्स अक्रॉस एवरीथिंग, ऑल द लेयर्स। ये ओवरव्यू है एक तरह से रूमेटिक फीवर का, जिसने इत्तेफाक से बहुत सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व करते करते आपके हार्ट पर भी इफेक्ट कर रहा है। इसलिए आज इसको हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। लेकिन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जब हम उसको डायग्नोस करने के लिए जाएंगे तो हार्ट की तरफ उसके इन्वेस्टिगेशंस तो करेंगे ही, लेकिन हम दूसरी चीज़ों को भी देख सकते हैं। जैसे हम उस पेशेंट का सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मोटर सिस्टम भी, तभी मैंने आपको कहा है ना, जब भी आप किसी सिस्टम को, किसी सिम्टम्स को जब आप असेस करें तो सिस्टम सारे आप टेस्ट करें। ज़्यादा कार्डियोवैस्कुलर करना चलो, लेकिन रेस्पिरेटरी को भी नहीं छोड़ना है, जीआईटी भी देखना है, और साथ में सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी देखना है। इधर आपको इनवॉलंटरी मोटर एक्टिविटी से मिलेगा पेशेंट, जिसको हम कहते हैं कोरिफॉर्म मूवमेंट्स, कोरिफॉर्म मूवमेंट्स, कोरियोग्राफी डांसिंग को कहते हैं। और ऐसी डांसिंग मूवमेंट्स आपको जब दिखा रहा हूं, इसको हम कहते हैं सिंडेनेम्स कोरिफॉर्म मूवमेंट्स। इस तरीके से आपको पेशेंट, इस तरीके से पेशेंट आपको नजर आएंगे। तो वन ऑफ द सिम्टम्स, ऐसे पेशेंट का फिर हार्ट भी चेक करना, हो सकता है वहां भी प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये मसला इस तरीके से मल्टी सिस्टम डिजीज है। तो ये यहां पर मौजूद होगा। अब रूमेटिक फीवर क्या है, सिस्टमिक इम्यून प्रोसेस है, समझ आ गया होगा आपको, किस वजह से, बीटा स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन की वजह से।
टाइप ए बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई। और ये यहां पर होगा क्या, जब इन्फेक्शन हो रही होगी उस वक्त प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि ऑटो इम्यून रिएक्शन होने में टाइम लगता है। इसका मकसद है कि ये स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन के दौरान होगा कि उसके 2-3 हफ्ते बाद होगा, समझ में, 2 से 3 हफ्ते बाद होगा, क्योंकि इम्यूनिटी ऑटो एंटीबॉडीज वो तैयार होने में 2 से 3 हफ्ते लेती हैं। तो ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल है, पोस्ट इन्फेक्शियस है, क्योंकि ये ऑटो इम्यून है, इन्फेक्शियस नहीं है। और आपको हिट कौन कर रहा है, क्या बैक्टीरिया, कि उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनी हुई एंटीबॉडीज, समझ ले। इसका मकसद है कि जहां आपकी इन्फ्लेमेशन हो रही है वहां बैक्टीरिया नहीं होगा, वो एंटीबॉडीज जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट बनी है वो आपको डैमेज कर रही हैं। बैक्टीरिया को भी किया होगा उन्होंने डैमेज, अब तो बैक्टीरिया भी है ही नहीं, किसको डैमेज करेगी। वो पीछे जो बैक्टीरिया के आने से जो एंटीबॉडीज बनी है, बैक्टीरिया तो पता नहीं कहाँ चला गया, और ये एंटीबॉडीज जो हैं वो अब आपके अगेंस्ट जो है वो एंटीबॉडी खत्म नहीं हो रही है। बैक्टीरिया चला गया, भाई एंटीबॉडी से जान छूट जाए मेरी, नहीं, वो मेरे टिश्यू के अगेंस्ट, यानी मैंने जो चौकीदार रखा है वो अब मेरे ही घर को लूट रहा है। ये ऑटो एंटीबॉडी, ऑटो इम्यून रिएक्शन है। और अगर इस तरीके से यहाँ पर ऑटो इम्यून रिएक्शन आप यहाँ पे देखते हो तो ये 2 से 3 हफ्ते के बाद ही जाहिर होगा। लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एक एपिसोड से ऐसा हो जाए, यानी अभी आपको हुआ है सोर थ्रोट, 2-3 हफ्ते बाद एंटीबॉडीज बन गई, लेकिन उसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि रूमेटिक के हार्ट डिजीज़ या इस किस्म की डिजीज़ करें, यानी एक एपिसोड से वो इग्नोर हो जाता है, बच जाता है कि नहीं होता उसमें। लेकिन अगर ऐसा मल्टीपल, क्योंकि ये एंटीबॉडी की एक क्वांटिटी बैठी तो हुए अंदर, अभी आपको डैमेज नहीं कर रही है, इस दौरान पता चला 2 महीने बाद फिर सोर थ्रोट हो गया उसको, अब की बार कुछ और एंटीबॉडीज बन गई, पिछली भी अभी घूम रही हैं, एक और ऐड हो गया, शायद इस दफ़ा भी आप बच जाएं, लेकिन अगली दफ़ा शायद ना बच पाएं, क्योंकि एंटीबॉडीज़ की तादाद बहुत ज़्यादा हो गई। तो एपिसोड्स, मल्टीपल एपिसोड्स हो गए। और ये एंटीबॉडी की तादाद आप कैसे कम कर सकते थे, आप इन्फेक्शन को लंबा ना खींचते, यानी जैसे इन्फेक्शन हुई है एकदम से आप ट्रीटमेंट शुरू कर देते तो 2-3 दिन के अंदर बैक्टीरिया डाउन हो जाते, तो इम्यूनिटी इतनी डेवलप ही नहीं होती। इसका मकसद है कि इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है क्विक ट्रीटमेंट ऑफ द सोर थ्रोट। स्ट्रेप थ्रोट की जल्दी ट्रीटमेंट करते तो ये इम्यून रिएक्शन इतना विगरस होता ही ना। और पिछली दफ़ा ये हो गया था, इस बार फिर आंख नहीं खोली आपने, पिछली दफ़ा तो बच गए आप क्योंकि क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो मल्टीपल एपिसोड्स के बाद जाके शायद कुछ लोगों के अंदर ये एंटीबॉडीज़ की बड़ी तादाद फिर आपके दूसरे रीजन्स को हिट करती है। हो सकता है हार्ट को करे, हो सकता है ब्रेन को करे, हो सकता है सबकुटेनियसली, हो सकता है लंग को करे, हो सकता है वेसल्स को, हो सकता है जॉइंट्स को। ज़रूरी नहीं है कि सारे सिम्टम्स एक साथ ज़ाहिर हों। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पर इस तरीके से पता चले, इसका मकसद ये हो गया कि ये रूमेटिक फीवर जो है ये इस तरीके से यहाँ पर उमूमन ने हार्ट को ज़्यादातर जो अफेक्ट करेगा ना, उसके वेल्व्स को ज़्यादा करेगा। इतना कुछ कि सबसे ज़्यादा ये अफेक्ट करता है उस वेल्व को जो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम के बीच में है, जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वेल्व, नाम बड़ा मशहूर उसका, द माइट्रल वेल्व। और माइट्रल वेल्व को क्या करेगा, उसको उधर इन्फ्लेमेशन करेगा, इन्फेक्शन नहीं, वो जो उसकी एंटीबॉडीज हैं वो उसको डैमेज करेगी। और ये स्लोली करती रहेंगी तो डैमेज के साथ साथ हीलिंग प्रोसेस भी जारी रहेगा, और हीलिंग विल बी बाय फाइब्रोसिस। तो वो जो वेल्व्स होते हैं जब उसकी रिपेयर हो जाएगी या फाइब्रोसिस हो जाएगी तो वेल्व क्या आसानी से खुलेंगे कि फुल नहीं खुल पाएंगे। हम इसको कहते हैं नेरोनेस, इसी का नाम होता है स्टेनोसिस। किसकी, किस वाल्व की, एमएस, इसको हम कहते हैं एमएस, माइट्रल वेल्व की स्टेनोसिस। 90% केसेस में माइट्रल वेल्व की स्टेनोसिस रूमेटिक फीवर की वजह से होती है। कुछ काजेस और भी हो सकते हैं, सबसे बड़ा काज जो है ना वो एमएस का, माइट्रल स्टेनोसिस का रूमेटिक हार्ट डिजीज है। और जो है किस वजह से, रूमेटिक फीवर की वजह से। वो किस वजह से, स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन, स्ट्रेप थ्रोट की वजह से। क्यों, क्योंकि अंडर ट्रीटेड रही है, देर से आपने ट्रीट ही नहीं की, और 2-3 हफ्ते तक चली है आपकी थ्रोट की इन्फेक्शन क्रॉनिक, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है। तो इसको बचाने की जरूरत है यहाँ पर। और ये यहाँ पर उन्होंने माइट्रल वेल्व इज अटैक्ड इन 70 to 80% केसेस में ये माइट्रल वेल्व इसमें अटैक हो जाता है। उसके बाद माइट्रल के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में जो वेल्व होता है, एओर्टिक वेल्व 30% केसेस में वो इन्वॉल्व होता है। ट्राइकस्पिड और पल्मोनरी कम इन्वॉल्व होते हैं, यानी राइट साइड वाले कम इन्वॉल्व होते हैं। ये आपको रूमेटिक फीवर के बारे में एक ओवरव्यू आपको ये थोड़ा सा मिल गया कि ये मसला है। इसको आगे देखें आप। अब इसकी क्या पैथोफिजियोलॉजी होगी, कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म कौन है इसका, टाइप ए
स्ट्रेप्टोकोका। ये क्या करेगा? स्ट्रेप थ्रोट। हालांकि ये स्किन की डिजीज भी करता है, स्किन की डिजीज करने से आपको नहीं होगी ऑटो इम्यूनिटी, ऑटो इम्यून रिएक्शन। क्या किस वजह से होगा? अगर इसने स्ट्रेप थ्रोट किया तो इससे क्या हो जाएगा? फीवर, रिमेटिक फीवर, और रिमेटिक फीवर की वजह से क्या हो जाएगा? ऑटो इम्यून रिएक्शन, जिसकी वजह से ऑल 3 लेयर्स ऑफ योर हार्ट कैन बी अफेक्टेड। डिपेंड करता है किसकी सीवियरिटी ज़्यादा है, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा? वो जो वेल्व्स हैं आपके, उनके ऊपर इन्फ्लेमेशन, यानी ये जो वेल्व्स हैं बाइकस्पिड, इस पे इन्फ्लेमेशन हो जाएगी, और इन्फ्लेमेशन होते 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 ये आस्ता आस्ता रिपेयर हो जाएगा, और रिपेयर के ऊपर ये फाइब्रोटिक टिश्यू जमता जाएगा। ऐसे इस फाइब्रोटिक टिश्यू, ये छोटे छोटे जो दाने की तरह इस तरीके से फाइब्रोटिक रेजिड्यूअल फाइब्रोटिक टिश्यू जम जाता है, इसको हम वेजिटेशंस कहते हैं। दीज आर कॉल्ड वेजिटेशंस। और वैसे ये वेजिटेशंस यहाँ से डिटैच ऐसे होते तो नहीं है, लेकिन अगर इसका टुकड़ा कोई टूट गया ना यहाँ से, तो ये एम्बोलस क्रिएट हो जाएगा। किसका? फाइब्रोटिक टिश्यू का एम्बोलस। और ये ब्लड में तैरता हुआ वही हाल करेगा जो आपने पिछली दफा थ्रोम्बस के टुकड़े को टूटते हुए देखा था। तो ये कहीं जाके फंसेगा, ये स्ट्रोक काज कर सकता है। तो स्ट्रोक इज वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ इवन रूमेटिक हार्ट डिजीज। तो इसको आसान नहीं लें आप। अगर ये नहीं भी किया तो ये जो वेल्व इस तरीके से जैम हो गए हैं, तो ये सही तरीके से खुल नहीं पाएंगे, तो लेफ्ट एट्रियम का जो ब्लड है वो राइट लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ सही तरीके से जा नहीं पाएगा, तो इधर रुकेगा। और अगर रुका तो लेफ्ट एट्रियम एक्सपेंड करेगा, एक्सपेंड किया तो उसकी परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, और वहां पर एक्टोपिक बीट्स क्रिएट हो जाएंगे, और यूं समझ लो कि वहां पर बीटिंग हो जाएगी इस तरीके से को, तो 1 मिनट में कोई 200 दफा। इसको हम कहते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। और अगर एट्रियल फिब्रिलेशन में लेफ्ट एट्रियम में ब्लड पड़ा हुआ है और आपका लेफ्ट एट्रियम इस तरीके से ये ऐसे ऐसे कर रहा है, तो अंदर का जो ब्लड है आसानी से पड़ा होगा कि उसमें टर्बुलेंस आएगा, और जब टर्बुलेंस आएगा तो उसके अंदर टर्बुलेंस की वजह से थ्रोम्बस क्रिएट हो जाएगा। तो जहां पर थ्रोम्बस भी क्रिएट हो सकता है। तो अगर किसी पेशेंट को एट्रियल फिब्रिलेशन है, तो थ्रोम्बस को बनने की तरफ जो प्रोसेस जाएगा उसको रोकना होगा। माने उस पेशेंट को हेपरिन पे रखना होगा या उसको एंटीकोगुलेंट्स पे रखना होगा, वरना इतना बड़ा थ्रोम्बस बन जाएगा। ये ऐसे जैसे जैसे समझ लो कि मलाई या लस्सी को ऐसे घुमाते हैं आप, मक्खन का टुकड़ा बन जाता है, ये ऐसे बन जाएगा, और ऐसे बन के इसको पकड़ लेगा, और उसका कोई टुकड़ा टूटा फिर स्ट्रोक। इस एम्बुलेंस को बचाना है, इसको बाल थ्रोम्बस कहते हैं। इस बाल थ्रोम्बस का टुकड़ा टूटा तो जाके इधर ब्रेन में फंसेगा जाके। एट्रियल फिब्रिलेशन इतनी खतरनाक है, और किस वजह से हुई है? स्टेनोसिस की वजह से। अब स्टेनोसिस में वो खुला सही तरीके से नहीं, लेकिन जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बंद होता है ना, ये तो बंद भी सही तरीके से नहीं होगा, जैम हो जाएगा ना ये। तो अगर बंद सही तरीके से नहीं होगा तो जब वेंट्रिकल पंप करेगा तो ब्लड सिर्फ एओर्टा की तरफ जाएगा कि पीछे भी आएगा, तो रिगर्जिटेशन भी होगी। इसको कहते हैं माइट्रल इनकम्पिटेंस या माइट्रल रिगर्जिटेशन, एमआर। तो पेशेंट में हो जाएगा माइट्रल स्टेनोसिस भी और माइट्रल रिगर्जिटेशन भी। किस वजह से? क्योंकि वेल्व की इन्फ्लेमेशन है, और इन्फ्लेमेशन सिर्फ इन्फ्लेमेशन नहीं, रिपेयर भी, और रिपेयर बाय फाइब्रोसिस, और ये हालत हो जाएगी इसकी। और इसका हल क्या है? इसका हल आगे चल के सर्जिकली इसको निकालो और रिप्लेसमेंट करो, नया वेल्व डालना पड़ेगा आपको, और कोई रास्ता ही नहीं, क्योंकि ये सब मुकम्मल ख़त्म हो गया है। वाल्व मिलता है बाजार से, और आजकल तो सब परकुटेनियस भी डाल रहे हैं। किसी ज़माने में ओपन में डालते थे, आजकल परकुटेनियस भी हो गया है। ये वेल्व डालते हैं, वो निकाल के ये उसकी जगह पे ये डाल देते हैं। वेल्व रिप्लेसमेंट आजकल माइट्रल की तो काफ़ी कॉमन हो गई, अंडरस्टैंड? तो वेल्व रिप्लेसमेंट आगे एओर्टा की भी वेल्व की रिप्लेसमेंट ये काफ़ी हो सकती है। स्टेनोसिस होता है, मेरा एक फ्रेंड है इवन, उसको अभी डायग्नोस हुआ है एओर्टिक वेल्व स्टेनोस्ट। एओर्टिक वेल्व स्टेनोस तो खतरनाक है इसलिए क्योंकि ये एओर्टा के मुंह पे बैठा हुआ है, और एओर्टा आपके पूरे बॉडी को सप्लाई दे रहा है, तो उसकी भी ट्रीटमेंट है। अंडरस्टैंड? इसको सब लिख दें। हाँ बेटा, जी जी बेटा, अब ऐसे आप देखें कि अगर फॉर एग्जांपल ये वेल्व हेल्दी वेल्व था, जैसे होते हैं, इसके ऊपर जो है ज़ाहिर एंडोकार्डियम चढ़ा हुआ है ना ऐसे, अब आपका जो ऑटो इम्यून रिएक्शन है, यानी जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस हैं आपके, जो ऑटो एंटीबॉडीज हैं, किसके अगेंस्ट तैयार हुई हैं? बैक्टीरिया की, स्ट्रेप्टोकोका के अगेंस्ट। स्ट्रेप्टोकोका के अगेंस्ट वो खास तौर पे स्ट्रेप्टोकोका के अगेंस्ट वो तैयार हुई हैं। वो स्ट्रेप्टोकोका को तो कुछ करें ना करें,
वो तो स्ट्रेप्टोकोकस तो खत्म भी हो गया, लेकिन ये एंटीबॉडीज घूम रही हैं एंड दे आर डायरेक्टेड अगेंस्ट योर ओन टिश्यू, यानी आपका चौकीदार आप ही के घर पे डाका डाल रहा है। ये ऑटो इम्यून रिएक्शन है। वो ऑटो इम्यून रिएक्शन जब यहां आएगा ऑटो एंटीबॉडीज, तो इसके साथ क्या असर करेंगी? क्या ये इनको पहचान लेगा या ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा कि इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी? ये फॉरेन बॉडी है ना इसके लिए। तो अब इन्फ्लेमेशन शुरू हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन शुरू, तो ये इन्फ्लेमेशन जारी स्लोली एंड ग्रेजुअली आस्ता 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 महीनों तक चलती रहेगी। क्या सिर्फ महीनों तक ये इन्फ्लेमेशन ही चलेगी कि साथ साथ रिपेयर भी चलती रहेगी? हीलिंग प्रोसेस, एंड हीलिंग विल बी बाय फाइब्रोसिस। तो इधर कोलेजन टिश्यू फाइब्रोसिस, यहां पर दाने दाने की तरह इस तरीके से ये ऐसे 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 ऐसे, ये जो दाने दाने तक की तरह ये जैसे, इसको मिला के हम कहते हैं वेजिटेशंस। तो ये वेजिटेशन क्या है? ये फाइब्रोटिक टिश्यू है जो दानेदार टाइप इस तरीके से यहां पर है। और ये जो फाइब्रोटिक टिश्यू है ये वेल्व को ऐसे ही रखेगा कि इसको एंकाइलोज या टाइट कर लेगा इसको, तो ये ऐसे आसानी से नहीं खुलेंगे। तो जब ऐसे खुलेंगे तो इस तरीके से, तो वो सुराख इतना बड़ा नहीं होगा, नैरो होगा। और नैरो सुराख को हम कहते हैं यहाँ पर वेल्व्स के नैरोनेस की, फाइब्रोटिक होने की वजह से ये हो गया है माइट्रल नैरोनेस स्टेनोसिस। और जब ये वेंट्रिकल के पंप होने से ये बंद हो जाता है आसानी से, और हमें आपको पता है कि ऐसे बंद होने से फर्स्ट हार्ट साउंड भी क्रिएट होता है, ये सही बंद भी नहीं होगा, जैम हो गया ना। और जब सही बंद नहीं होगा तो सुराख बंद हो पाएगा क्या? थोड़ा खुला रहेगा, तो वो ब्लड आगे से एओर्टा में जाना था, आधा एओर्टा में जाएगा, आधा पीछे जाएगा। रिगर्जिटेशन कहते हैं इसको। तो इसका मकसद है कि रूमेटिक के हार्ट डिजीज की वजह से वो जो वेल्व्स इन्वॉल्व होते हैं, खासतौर पे माइट्रल, तो माइट्रल में सिर्फ स्टेनोसिस होती है कि रिगर्जिटेशन भी होती है, तो खुलेगा भी सही नहीं, तो बंद भी सही नहीं होगा, क्योंकि जैम हो गया ना वो। फिर अगर सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएं तो फिर आपको ये वेल्व रिप्लेस करना पड़ेगा, वरना थोड़ा सा रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें रिपेयर नहीं होती इतनी, तो फिर इसको निकाल के नया डाल देते हैं वेल्व। ये वेल्व रिप्लेसमेंट कहलाती है। तो वेल्व इम्प्लांट करना पड़ेगा फिर आर्टिफिशियल बाहर से, अंदर से। तो ये इस तरीके से यहाँ पर मौजूद होगा। और ये आप यहाँ पर देख सकते हो लाइक दिस। अगर फॉर एग्जाम्पल ये तो वेल्व का मसला हुआ, क्योंकि ये अंदर अंदर से गड़बड़ हुई है, लेकिन ये अंदर से सिर्फ गड़बड़ नहीं होती। ये जो आप यहाँ पर ये हार्ट देख रहे हैं ना, ये जो इसका मायोकार्डियम है, आपके ऑटो एंटीबॉडीज इसके अंदर भी घुस जाती है, इसको भी नहीं बख्शती। और यहाँ क्या हो जाता है? इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन नहीं, बैक्टीरिया नहीं जा रहा है, उसकी एंटीबॉडीज जो है इसके अगेंस्ट जो बनी है आपके बॉडी में। और यहाँ में इन्फ्लेमेशन, उसका मकसद ये है कि इससे क्या हो जाएगा? मायोकार्डाइटिस, मायोकार्डियम की इन्फेक्शन, ऐसा इन्फ्लेमेशन, ये मायोकार्डाइटिस है। ये ऐसे मायोकार्डाइटिस ये यहाँ से होता हुआ एक नोड्यूल क्रिएट हो जाएगा, फाइब्रोटिक टिश्यू, फिर उसके ऊपर लिम्फोसाइट्स, फिर उसके ऊपर ये सारा इतना बड़ा, इसको हम कहते हैं रूमेटिक नोड्यूल ऐसे। और अच्छा खासा मायोकार्डियम आपका ज़ाया भी हो गया, क्योंकि इस टुकड़े में क्या है? इतना बड़ा नोड्यूल और दो चार और नोड्यूल और फाइब्रोटिक टिश्यू। तो ये ऐसे ही फाइब्रोसिस हो जाएगी जैसे मायोकार्डियल इंफार्क्शन में हुई थी। अब जो ये पंप करेगा, तो ये टुकड़ा पंप करेगा क्या? नहीं करेगा। नहीं करेगा तो ये अगर वेंट्रिकल का ये टुकड़ा पंप नहीं करेगा तो वेंट्रिकल क्या एफिशिएंटली पंप करेगा कि इनएफिशिएंटली? तो सीधा क्यों नहीं बोलते कि हार्ट फेलियर होगा? इसको कहते हैं हार्ट फेलियर। किस वजह से हुआ? मायोकार्डाइटिस। वो किस वजह से? रूमेटिक के हार्ट डिजीज की वजह से मायोकार्डाइटिस। तो क्या सिर्फ एंडोकार्डाइटिस हुई है कि मायोकार्डाइटिस भी हुई है? मायोकार्डाइटिस भी। और अगर इससे ज्यादा बदकिस्मत है तो फिर ये बाहर जो पड़ा हुआ है ना, ये लेयर जिसको हम कहते हैं पेरिकार्डियम, जिसका ये विसरल लेयर है और रिफ्लेक्ट हो गया, तो ये इसका पैराइटल लेयर है, और इस बीच में जो स्पेस है इसका नाम है पेरिकार्डियल स्पेस। और इधर बढ़ा हुआ है आपका कोई 30-40 ml की फ्लूइड, सीरस फ्लूइड, वाटरी फ्लूइड, नाम है इसका पेरिकार्डियल फ्लूइड। अगर ये इन्वॉल्व हो गई तो क्या सिर्फ इन्वॉल्व हो जाएगी कि इन्फ्लेमेशन शुरू? और अगर इन्फ्लेमेशन तो एक्सूडेट भी। और एक्सूडेट जो आएगा ना, वो ऐसे पतला पानी जैसा नहीं आएगा, उसमें ह्यूज फिब्रिनस टिश्यू, फिब्रिनस यानी फिब्रिनोजिन भी बाहर आएंगे। तो ये पूरा सीरस होगा, ऐसे जैसे पानी जैसा आम होता है कि उसके अंदर लॉट ऑफ प्रोटीन्स भी आ जाएंगे जैसे इन्फ्लेमेशन में होता है। और इसमें यहाँ पर हो जाएगा पेरिकार्डाइटिस। कौन सा? फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस। तो बाहर कौन आ गया? फिब्रिनोजिन। और फिब्रिनोजिन बाहर फिब्रिनोजिन ही रहते हैं कि फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आपको यहाँ फिब्रिन के धागे 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 नजर आएंगे, और ये हो जाएगा एक तरह से क्लॉट। तो ये स्पेस रहेगी कि इसमें क्लॉटेड फ्लूइड होगा,
क्यों क्लॉटेड? क्योंकि उसमें फिब्रिनोजन आ गई है, वो फिब्रिनोजन आ गई। अगर ये आपके चारों तरफ अगर क्लॉटेड फ्लूइड का थिक लेयर हो तो आपका हार्ट क्या एक्सपेंड कर पाएगा क्या? इसको हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेड। यानी एक तरह से यूं समझ लो कि जैसे मैं सांस ले रहा हूं, मेरी चेस्ट एक्सपेंड कर रही है, लेकिन अगर मैं यहां से कंप्रेस कर दूं तो मेरी चेस्ट एक्सपेंड नहीं कर रही है। इसका मकसद यह है कि इसको हम कहते हैं कार्डियक टेम्पोनेट। पेशेंट फिर हार्ट फेलियर में चला जाएगा क्योंकि एक्सपेंड ही नहीं कर रही है हार्ट, अब ऐसे ऐसे करेगी लाइक दिस। इसको हम कहते हैं क्या? कार्डियक टेम्पोनेट। किस वजह से हुआ है? फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस की वजह से। अंदर क्या हुआ था? मायोकार्डाइटिस, जिसकी वजह से क्या हो गया? हार्ट फेलियर। इससे अंदर क्या हुआ? एंडोकार्डाइटिस, जिसकी वजह से क्या हुआ? मेटल स्टेनोसिस एंड रिगर्जिटेशन। इतने बड़े बड़े प्रॉब्लम्स इन तीनों लेयर्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हो जाते हैं, और कुछ बदकिस्मत ऐसे होते हैं जिनमें तीनों लेयर्स ही इन्वॉल्व हो चुके होते हैं एट अ टाइम। पैनकार्डाइटिस। तो रूमेटिक के हार्ट डिजीज हम ऐसे ही नहीं अलग से पढ़ रहे हैं, बहुत खतरनाक चीज़ है। वो हुई कहाँ से है? आपकी थोड़ी बेएहतियाती से। वो जो इन्फेक्शन हुई थी गले वाली, आपने उसको आम सा सोर थ्रोट करके ऐसे पास ऑन किया, एक हफ्ता गुजर गया, 1.5 हफ्ता। ये खास तौर पे जो इसके इंडिविजुअल्स जो इन्वॉल्व होते हैं ना, वो 5 से 15 ईयर्स के बच्चे, लेकिन यंग एडल्ट्स भी होते हैं, 15 से ऊपर वाले भी। मैंने तो 2-4 केसेस देखे हैं। वो ज़्यादातर हमारा एक स्टूडेंट था, उसका एक भाई था छोटा, वो उसको लेके आया था हमारे वार्ड में। वो उसकी एज मुझे अभी भी याद है, को 13 साल के करीब थी। वो जब इससे जा रहा था तो उसे इस तरीके से यहाँ पे कोरिफा मूवमेंट्स भी थी उसके अंदर। उसने बोला सर वो डायग्नोस किया है रूमेटिक का, वो इसको मैं कार्डियोलॉजिस्ट के पास अभी लेके जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने मेडिसिन के वार्ड में उसको रूमेटिक फीवर डायग्नोस किया था। अब वो देखना चाह रहे थे कि उसको कार्डियक प्रॉब्लम भी तो कहीं नहीं हुआ, तो वो उसको लेके जा रहा था, उसको रेफ़र किया था कहीं। तो बाद में उसको हार्ट में थोड़े से मरमर्स थे, लेकिन ये है कि ये सेल्फ लिमिटिंग है, ये ठीक हो जाता है अगर आपने उसकी ट्रीटमेंट सही तरीके से की है तो दिस इज एक्चुअली कॉल्ड ये दी रूमेटिक फीवर। अब आप रूमेटिक फीवर को थोड़ा सा आगे ले आएँ। अब देखें इसमें क्या क्या प्रॉब्लम से हम कैसे डायग्नोस करते हैं। देखिए डायग्नोस हम बाद में करेंगे, पहले आपको इन्फॉर्मेशन तो हो ना। जब आप 1-2 दफ़ा देखेंगे, पढ़ेंगे, 1-2 दफ़ा आप इस तरीके से कोरिफा मूवमेंट, अब देखें, अब मैंने उसको देखा है अब से 6 साल पहले, अभी भी वो बच्चा मुझे याद है। ये प्रैक्टिस से होगा। जब आप जाएंगे वार्ड में, एक आध केस देखेंगे, कोशिश करके जब रोटेशन में आप जाएं ना, जब तो रोटेशन में कम से कम एक नया केस देख के वापस आओ। बाकियों को नहीं भी देखो, चलो ठीक है, डेली आप अपनी आदत बना लो कि बाबा जब भी जाएं वार्ड में एक नया केस ज़रूर देखें नहीं, जाएं उसके करीब बैठें, पढ़ें उसको, इस तरीके से देखें, फिर घर आके देखें। आपको वो केस एक दफ़ा देख लिया ना तो आप भूलेगा ही नहीं आप। और 2-3 ऐसे केस देखे आप कहेंगे ये इसको ये चीज़ है। हाइपोथायराइडिज्म का, मिक्सिडीमा का पेशेंट अगर आप जिंदगी में एक दफ़ा देख लेना तो ये काफ़ी है। उसका चलना बोलना, उसकी शक्ल और जाना एक दफ़ा आप देख लेना, उसको देखने से, इस प्रैक्टिस से बड़ा फ़ायदा होता है, जस्ट पढ़ने से नहीं। पढ़ना ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है, पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन उसको मिलाएंगे ना अगर आप प्रैक्टिस से, देखने से, डील करने से, तो वो जो आपकी ज़िंदगी में बैठ जाएगा ना, वो बड़ा एक्सपीरियंस है। और जब दूसरा केस, 2-3 सिमिलर केस देख लिए ना, तो अब आपको चौथा देखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पहचान जाएंगे ये क्या है। और वैसे भी सिर्फ देखने से नहीं होता, फिर बाद में बैठें, उससे पूछें, हिस्ट्री दें, ये लें, इन्वेस्टिगेशन 2-4 लिख के दे देंगे, केस डायग्नोस हो जाएगा। मैनेजमेंट कोई मसला नहीं है, मैनेजमेंट तो आपका असिस्टेंट कर देगा। असल चीज़ है डायग्नोस करना। जो असल फन जादू है ना, जादू जिसको मैं कहता हूँ, वो है डिजीज़ को डायग्नोस करना। डायग्नोस जो है ना, ये अल्लाह की तरफ से यूँ समझ लो कि ब्लेसिंग है अगर आपको है तो। ये अल्लाह की तरफ से, कहते हैं कि इसमें शिफा हाथ में होती है इंसान की। ये शिफा एक्चुअली शिफा आती है किधर से? डायग्नोसिस से। किसी के हाथ में ज़्यादा शिफा है का मतलब क्या है? वो चीज़ को जान लेता है जल्दी और हिट करता है उसी जगह पे, इसी को शिफा कहते हैं। ऐसे नहीं कि तुम जानते ही नहीं हो, तुक्का मार के और ठीक हो जाता है पेशेंट। 6 ट्रीटमेंट 7 लिख के देते तो कोई तो हिट करेगी, ये नहीं है शिफा। शिफा ये है कि तुम कम से कम, और नहीं सही 1 नहीं 2 डिजीज़ कम से कम शॉर्ट लिस्ट तो कर दो कि ये चेस्ट पेन या इस वजह से या इस वजह से, ये नहीं कि इतनी लंबी लिस्ट। तो इसको डायग्नोसिस करते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरीके से देखा। और ये जो रूमेटिक हार्ट डिजीज़ है, बताया हमने आपको कि इसको अगर फॉर एग्जांपल इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या हैं, इसकी क्लिनिकल फाइंडिंग्स, क्योंकि ये मल्टी सिस्टम डिजीज़ है, तो हम इसको देखते हैं कि ये कुछ सिम्टम्स की एक लिस्ट हम बनाते हैं
इसको बोलते हैं कि ये है हमारी मेजर सिम्टम्स। और एक लिस्ट बनाते हैं हम वो जिसको हम कहते हैं ये हैं इसके माइनर सिम्टम्स, जो दूसरी डिजीज में भी होते हैं। मेजर ये है जो इसके साथ रिलेटेड है। एक लिस्ट में 6-7 हैं, दूसरी लिस्ट में भी ऐसे ही 5-6 हैं। सारे सिम्टम्स एक पेशेंट में नहीं होंगे। अगर हमें 2 मेजर सिम्टम्स मिले तो डिजीज डायग्नोज्ड है हमारी तरफ से। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल हमें एक मेजर सिम्टम मिलता है तो फिर 2 माइनर सिम्टम्स उसमें ऐड कर दोगे तो डायग्नोस हो जाएगा। समझ रहे, ये क्राइटेरिया कहलाता है, मेजर एंड माइनर क्राइटेरिया। यानी मैं अगर फॉर एग्जांपल मेजर क्राइटेरिया की मैं यहां लिस्ट बना दूं, इधर मैं माइनर क्राइटेरिया की लिस्ट बना दूं, और यहां पर 1 2 ये 3 ये 4 और इस तरफ ये 1 2 ये 3 और 4 ये 5 और ये 5। अगर मैं पेशेंट को एग्जामिन करूं, मुझे 2 मेजर क्राइटेरिया मिल जाएं तो माइनर की तरफ मुझे जाने की कोई खास जरूरत नहीं है। मैंने पेशेंट को डायग्नोस कर दिया, द पेशेंट हैज बीन डायग्नोस्ड। भली ये 3 चीजें उसमें ना हो, लेकिन अगर मुझे मिलती है सिर्फ एक ये, तो डायग्नोसिस डाउटफुल है। फिर तुम्हें 2 माइनर मिलनी चाहिए, फिर चाहे 1 और 2 मिले, 2 एंड 3 मिले। तो इसका मकसद है कि 1 मेजर एंड 2 माइनर विल मेक द डायग्नोसिस, आर जस्ट 2 मेजर एंड 0 माइनर विल मेक द डायग्नोसिस। तो ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है, इसको हम यहां पे कहते हैं जोन्स डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया। जोन्स के नाम पर है ये। तो जोन्स क्राइटेरिया में आपको डायग्नोसिस किस चीज से मिलेगी? 2 मेजर 0 माइनर, या अगर 1 मेजर तो 2 माइनर। अब वो कौन से सिम्टम्स हैं जो मेजर हैं जो उसमें होने चाहिए, और कौन से माइनर, इस पे डिस्कस करते हैं। और क्या माइनर होंगे क्या मेजर होंगे, कुछ तो मैंने बता भी दिया, मायोकार्डाइटिस और हार्ट फेलियर वगैरह, ये सारी चीजें आके इस पर डिस्कस करते हैं कि कौन सा मेजर और कौन से माइनर क्राइटेरिया। अब ये जोन्स क्राइटेरिया कहलाता है। चलें इस पे आप देखें, अगर जोन्स क्राइटेरिया में जो सबसे पहला क्राइटेरिया इसका है वो है क्लिनिकल फीचर में कार्डाइटिस, चाहे मायोकार्डाइटिस हो, एंडोकार्डाइटिस हो, या चाहे पेरिकार्डाइटिस हो। तो कार्डाइटिस इज द मोस्ट लाइकली टू बी एविडेंट इन, खास तौर पे कार्डाइटिस चिल्ड्रेन और एडोलेसेंट्स में ज्यादा होता है। तो 1 मेजर क्राइटेरिया इट इज द कार्डाइटिस। और उसके साथ साथ इस कार्डाइटिस से कैसे आपको पता चलेगा कि वो कार्डाइटिस है? उसको हो सकता है कि एनी ऑफ द फॉलोइंग विल सजेस्ट दैट ही हैज कार्डाइटिस। क्या? नंबर 1 पेरिकार्डाइटिस, इधर डल होगा, डल के साथ आप एक्सरे लोगे तो वहाँ पर फिब्रिनस पेरिकार्डाइटिस होगी, अल्ट्रासाउंड और इन सारी चीज़ों में आ जाएगा वो, जैसे इकोकार्डियोग्राफी वगैरह, ये सारी चीज़ें करेंगे। फिर शेडो लेंगे आप, एक्सरे कराओ, हार्ट की साइज़ बड़ी, कार्डियोमेगली, या फिजिकल साइंस है या इवन रेडियोग्राफी से एक्सरे ले लो, शेडो इतना बड़ा आएगा, क्योंकि कार्डाइटिस की वजह से इन्फ्लेमेशन की वजह से साइज़ उसका बड़ा है। या उसके साथ साथ अभी आपको बताया कि हार्ट फेलियर होगा। हार्ट फेलियर किस वजह से? कार्डाइटिस की वजह से भी और माइट्रल स्टेनोसिस की वजह से भी, दोनों की वजह से कार्डियक फेलियर हो सकता है, हार्ट फेलियर हो सकता है। तो इसमें हार्ट फेलियर होगा, और साथ में माइट्रल और एओर्टिक के रिगर्जिटेशन या स्टेनोसिस भी होगी, जिसकी वजह से मर्मर्स होंगे। अब देखें, आपका लेफ्ट वेंट्रिकल जो है ये सिस्टोली के बाद जब डायस्टोली के बाद जब सिस्टोली करेगा, अब कंट्रैक्ट कर रहा है, ऐसे जोर देगा, तो ब्लड कहाँ आएगा? वेंट्रिकल से किस तरफ छलांग लगाएगा ब्लड? एओर्टा की तरफ। एओर्टा की तरफ जाएगा, क्या ये वापस एट्रियम की तरफ नहीं जा सकता है? कोशिश करेगा, लेकिन एओर्टिक वेल्व बंद, सारी माइट्रल वेल्व बंद हो जाएगा। लेकिन माइट्रल वेल्व सही तरीके से बंद नहीं हुआ अगर, तो यहां से जाने की कोशिश करेगा कि नहीं? और जाने की कोशिश करेगा तो रास्ता क्या फुल खुला हुआ है कि नैरो है? और जब इस नैरो रास्ते से ब्लड जाएगा तो आवाज आएगी, इसको मर्मर्स कहते हैं। तो इसका मतलब जब स्टेथोस्कोप रखोगे, किस जगह कहाँ शक है? माइट्रल। और माइट्रल का जब भी हम स्टेथोस्कोप रखते हैं वो अपेक्स बीट पे रखते हैं, अपेक्स पर। कहाँ? मिड लाइन से कोई 10 सेंटीमीटर टू द लेफ्ट इन द 5th इंटरकास्टल स्पेस, यहां रखेंगे आप स्टेथोस्कोप। और आप सिस्टोली के टाइम पे देखेंगे आवाज तो नहीं आ रही, वरना सिर्फ साउंड आना चाहिए।
साउंड किस वजह से, ठक करके बंद हो जाए, लेकिन ठक करके बंद होके जू की आवाज आई, क्यों, ये ब्लड निकल गया इधर से, आवाज आ गई, ये मरमर है, सिस्टोलिक मरमर। तो इसका मकसद ये कि मरमर्स अगर आ गए तो इसमें क्या है, माइट्रल प्रॉब्लम है। ऐसा ही फिर अगर आपको यहाँ पे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर मिले तो हार्ट फेलियर के सिम्टम्स, ये हार्ट फेलियर हमारा अगला टॉपिक होगा जब हम करेंगे, मैं बताऊंगा हार्ट फेलियर क्या है ये, और इस तरीके से कार्डियोमेगली, तो ये सजेस्ट करेगा कि इसको कार्डाइटिस है। माने कौन सा क्राइटेरिया, वन मेजर क्राइटेरिया। ये आप यहां पे देख सकते हो, ये दो वेल्व्स हैं ऑलमोस्ट खुले हुए, और ये देखें ये कैसे हो गया है, खुल के भी इतना, ये क्या हुआ है, स्टेनोस्ट है। उधर देखें वेल्व कैसे खुला हुआ है, उधर देखें खुला कैसे, और ये देख रहे हैं ये इतना छोटा सा जगह बच गई है बाकी। तो ये क्या है, ये सारा फाइब्रोटिक टिश्यू है, ये वेजिटेशन से, ये वेजिटेशन से डिटेच कम ही होती हैं, लेकिन हो जाए तो फिर स्ट्रोक कर सकती है, एम्बुलेंस बन सकता है। ये दरअसल डिटैचमेंट ज़्यादातर कुछ और जगहों पे होती हैं, जैसे इन्फेक्शन हो जाए ना हार्ट की, जिसको एंडोकार्डाइटिस वगैरह कहते हैं, इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ये भी हमारा टॉपिक होगा आगे चल के। अब यहाँ पर आप देखें कि इन द एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ द अबव डेफिनेटिव, अब जो ऊपर आपने डेफिनेटिव साइंस देखी उनमें से काफ़ी चीज़ें नहीं हैं इसको। अब इसका मकसद ये है कि अगर वो नहीं है, जैसे हार्ट फेलियर के सिम्टम्स इतने जाहिर नहीं हो रहे हैं, मरमर्स भी थोड़ा सा शक है, तो फिर आप कुछ और चीज़ें करें। इसका मकसद ये कि अगर ये डेफिनेटिव साइंस ऊपर आपको ना मिले, कार्डाइटिस आपको एस्टेब्लिश करना है कि वेदर ही हैज़ कार्डाइटिस आर नॉट, मेजर क्राइटेरिया है, हार्ट फेलियर है, उसके साथ साथ आप देखें रिमेटिक हार्ट डिजीज़ कर रहे हैं, हार्ट के सिम्टम्स ही ना मिलें आपको, हार्ट की साइंस ही ना मिलें, तो कैसे आप कह सकते हो कि उसको कार्डाइटिस है। वो जो सिम्टम्स अभी आपने देखे, हार्ट फेलियर, मरमर्स वगैरह वगैरह, ये अगर आपको नहीं मिले तो कुछ और चीज़ें करके देखें, जैसे ईसीजी करें। जब आप ईसीजी करेंगे ना, तो ईसीजी के अंदर ख़ास तौर पे उसके अंदर चेंजेस आएंगी, आपको जो चेंजेस नज़र आएंगी कि पी वेव, और यहाँ पर आपको ख़ास तौर पे ये जो आपको देख रहे हैं, ये है पी वेव, QRS कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव, ये पी है, ये QRS है, और ये टी है। इस पेशेंट के अंदर उमूमन आप देखोगे कि पी की जो कंटोर होगी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और ये टी वेव जो है ये उमूमन कभी कभी इन्वर्ट हो जाती है ऐसे। PR इंटरवल जो होती है कभी कभी प्रोलॉन्ग हो जाती है, प्रोलॉन्ग्ड PR इंटरवल जिसको हम कहते हैं, PR इंटरवल थोड़ी प्रोलॉन्ग हो जाएगी। तो PR इंटरवल का प्रोलॉन्गेशन, चेंज ऑन द कंटोर ऑफ द P और इन्वर्जन ऑफ द T, इस किस्म की ECG आती है तो इंडिकेशन है कि कार्डाइटिस है। एग्जामिनेशन के दौरान आपको पेरिकार्डाइटिस हो, इसके साइन सिम्टम्स इतने ज़्यादा नहीं मिले थे, तो यहाँ आ जाएंगे आप छोड़े नहीं, इसको कंफर्म करें पूरा का पूरा कि कार्डाइटिस है कि नहीं है। उसके बाद आप देखें कि हार्ट साउंड्स की क्वालिटी चेंज हुई है, हालांकि मरमर्स नहीं है, लेकिन वो फर्स्ट एंड सेकंड हार्ट साउंड स्टेथोस्कोप से सुनते हैं आप, उसकी क्वालिटी में चेंज है, इसका मकसद है कि गड़बड़ है। और इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखेंगे कि उसकी पल्स जो है उसके रिदम में चेंज है। तो जिस पेशेंट के अंदर वो जो मैंने पहले 3 सिम्टम्स दिखाए वो अगर क्लियर नहीं है तो इस पे नज़र डालो, कहीं यहाँ तो चेंजेस नहीं है। अगर इधर चेंजेस हैं तो पेशेंट को कार्डाइटिस है, माने एक मेजर क्राइटेरिया पॉजिटिव है। उसके बाद दूसरा मेजर क्राइटेरिया ये है जिसको हम कहते हैं इरिदीमा मार्जिनेटम। ये जो रेड कलर के स्पॉट्स देख रहे हो ना, ये रेड कलर के स्पॉट्स आपको यहाँ नजर आएंगे, रेज्ड इस तरीके से आएगी, ये मल्टीपल देख रहे हैं हर जगह, इसको इरिदीमा मार्जिनेटम कहते हैं। ये भी मेजर क्राइटेरिया है, एक हार्ट वाला कार्डाइटिस और दूसरा ये तो आंखों से नजर आएगा एग्जामिनेशन के दौरान आपको, इसको हम कहते हैं इरिदीमा मार्जिनेटम, एनदर मेजर क्राइटेरिया। ये पूरी बॉडी पे, खास तौर पे आर्म्स और फ्लेक्सर वगैरह पे, हर जगह ना भी हो, 2-4 जगहों पे नजर आ जाए भी काफी है। देखिए ये अंडर द स्किन, खास तौर पे अंडर द स्किन इन्फ्लेमेशन शुरू हो गई और नोड्यूल्स बन गए उधर। ये सिमिलर नोड्यूल्स हैं जो मैंने आपको मायोकार्डियम में दिखाए थे। अब जाहिर है मायोकार्डियम के 2 नोड्यूल्स निकाल के नहीं देख सकते तुम, ये तो देख सकते हो ना, इसको कट लगा के इसकी बायोप्सी भेजेंगे, वो बताएंगे कि ये रूमेटिक नोड्यूल्स हैं। ये मेजर क्राइटेरिया है, इनकी बायोप्सी कर सकते हो आप। ये हैं, ये खास तौर पे आपको यहाँ पे नजर आते हैं। ये इस किस्म के नोड्यूल्स
रूमेटिक फीवर में भी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में भी होते हैं, और इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम एंड दिस। लेकिन बहरहाल उधर अगर आपको रिदिमा मार्जिनेटम नजर आ जाए और ये भी नजर आ जाए, भले हार्ट में प्रॉब्लम ना हो, आप बोलोगे कि ये रूमेटिक फीवर है। उसके बाद ये देखा है मैंने आपको क्या, कोरिफॉर्म मूवमेंट्स, डांसिंग मूवमेंट्स जिसको हम कहते हैं, अपर लिम्ब में खास तौर पे, टंग वगैरह में, और इसके साथ साथ फेस में, इसकी मसल्स आउट ऑफ कंट्रोल, यहाँ बैठा होगा इस तरीके से ऐसे ऐसे करेगा, इस तरीके से ऐसे करेगा, ये इनवॉलंटरी मूवमेंट्स है। किस वजह से? बिकॉज बेसल न्यूक्लियाई हैव बीन अफेक्टेड बाय द ऑटोइम्यून प्रोडक्ट्स, ऑटोइम्यून रिएक्शन अगेंस्ट दिस डिजीज। और आपको पता है कि सेरिब्रल कॉर्टेक्स, सेरिबेलम एंड बेसल न्यूक्लियाई, इनका काम होता है टू मॉड्यूलेट योर एंड कंट्रोल योर वॉलंटरी मोटर एक्टिविटी। और ये आपके बेसल न्यूक्लियर डिजीज हो गई, ये इसको हम कहते हैं सिंडेनेम्स कोरिया। तो ये सिंडेनेम्स कोरिया इसके अंदर यहाँ पे हो जाएगी लाइक दिस आल्सो, ये भी मेजर क्राइटेरिया है। और इसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि इसको हम कहते हैं पोलीआर्थराइटिस, मल्टीपल जॉइंट्स, लेकिन कौन से? माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस, खासतौर पे लार्ज जॉइंट्स, स्मॉल नहीं, स्मॉल जॉइंट्स रूमेटॉइड आर्थराइटिस में होते हैं। इसमें लार्ज जॉइंट्स आपको यहाँ पे नजर आते हैं। हो सकता है सिंगल जॉइंट हो सकता है आपके आर्थराइटिस में मल्टीपल जॉइंट्स, हो सकता है कभी यहाँ कभी यहाँ, ये माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस मेजर क्राइटेरिया। और इसके साथ साथ है ये 4-5 मेजर क्राइटेरिया थे, 2 अगर मिल गए ना आपको, कौन से 2? अगर एक कोरिफॉर्म मूवमेंट है और माइग्रेटरी आर्थराइटिस है, अगर हमारी तरफ से डायग्नोस्ड है, लेबल कर दो इसको और ट्रीटमेंट स्टार्ट करो। लेकिन अगर उधर एक मुश्किल से मिला है आपको, तो फिर सस्पिशियस है, फिर ढूंढो इधर माइनर को ढूंढो। और माइनर फीवर हर चीज में होता है, लेकिन इसको भी इसमें भी होता है, ये माइनर है। नंबर 2, ये एफ गलती से लिख गया है, ये पी है दरअसल, पोलीआर्थरल्जिया, मल्टीपल जॉइंट्स में पेन। आर्थरल्जिया मींस पेन इन द जॉइंट्स, मल्टीपल जॉइंट्स में पेन। और अभी अभी ईसीजी में मैंने दिखाया था ना, पीआर इंटरवल प्रोलॉन्ग्ड, तो इसमें होगी ये रिवर्सिबल, सही, बाद में ठीक हो जाएगी, प्रोलॉन्गेशन ऑफ पीआर इंटरवल। पेशेंट की अगर सीबीसी कराओगे, ईएसआर कराओगे, ईएसआर एलिवेटेड रेज्ड ईएसआर, थ्रोट कल्चर कराओ, हो सकता है अभी भी उसको स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन हो तो कल्चर कराएं, ये भी पॉजिटिव। और उसके बाद आप देखेंगे कि ये जो है आपका एएसओ जिसको हम कहते हैं, ये एंटीबॉडी है। एंटीबॉडी का मकसद है एंटीटॉक्सिन है, किसके अगेंस्ट? स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस एक टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, ये उसके अगेंस्ट है, वो करता है स्ट्रेप्टोकोकस है, उस स्ट्रेप्टोकोकस के उस टॉक्सिन को कहते हैं स्ट्रेप्टोलाइसिन। इसका बार स्ट्रेप्टोलाइसिन बहुत टाइप्स के होते हैं, उसमें से एक स्ट्रेप्टोलाइसिन जो है वो ओ टाइप है, स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। तो जो एंटीबॉडी बनेगा, एंटीटॉक्सिन बनेगा, किसके अगेंस्ट बनेगा? स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ के अगेंस्ट। तो उसको क्या कहोगे? एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ। कहाँ होगा? सीरम में। तुम सीरम लो तो उसकी कंसंट्रेशन नॉर्मल होगी कि रेज्ड होगी? तो रेज्ड होगी, तो एलिवेटेड स्ट्रेप्टोलाइसिन, एंटी स्ट्रेप्टोलाइसिन ओ आपको मिलेगा। और इस पेशेंट में अगर आप देखोगे तो आपको सी रिएक्टिव प्रोटीन भी इंक्रीज मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन है, सीआरपी जो है वो भी इंक्रीज हो सकती है। लेकिन ये सारे के सारे दूसरी डिजीजेज में भी होते हैं, तो इसको हम माइनर क्राइटेरिया मानते हैं। क्योंकि मेजर हमें एक मिला है, इसलिए हम 2 माइनर की सपोर्ट लेंगे। ये 2 माइनर मिले और उधर से एक मेजर मिला। अगर आप मेजर आपको नहीं मिलता है, भले ये सारे माइनर मिल जाएं, रूमेटिक फीवर डायग्नोस नहीं होगा। कम से कम एक मेजर होना बड़ा जरूरी था, क्योंकि ये तो बहुत सारी डिजीज में होते हैं। और ये हम इसकी मदद तब ले रहे हैं क्योंकि हमें वहां एक मिला था सिर्फ, इसलिए यहां मदद लेते हैं और इससे हम यहां इसको डायग्नोस कर देते हैं। अब आप थोड़ी सी लेबोरेटरी डायग्नोसिस कराओगे, तो मैंने अभी आपको बताया ईएसआर कराओ, वो रेज मिलेगा आपको, एसओ टाइटर इंक्रीज मिलेगा, सीआरपी इंक्रीज मिलेगी। सीआरपी है सी रिएक्टिव प्रोटीन, हर इन्फ्लेमेशन में भरी हुई होती है, इसमें भी बड़ी हुई होगी। और अगर आप यहां पर देखोगे तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस एक देखा था ना आपने, सीवियर केसेस में हार्ट फेलियर। सीसीएफ का मकसद है कि कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, यानी हार्ट इज नॉट पंपिंग प्रॉपरली टू थ्रू द ब्लड इनटू द ग्रेट वेसल्स, स्टे होगा यहाँ पर पीछे। और लॉन्ग टर्म केसेस के अंदर आप यहाँ पे देखोगे कि इस रूमेटिक फीवर में ये चीज़ होगी कब? जब लॉन्ग टर्म होगा, बार बार 2-3 दफ़ा एपिसोड आपको हुआ और आपने ट्रीट नहीं किया, हार्ट अफेक्ट होगा आपका।
और दूसरी कॉम्प्लिकेशन एरिथमियाज, और अभी बताया पेरिकार्डाइटिस, किस किस्म की, फिब्रिनस, बड़ा थिक एक्सुडेट बाहर आएगा और बाहर आके क्लॉट ही हो जाएगा, टेम्पोनेट कर देगा, माने हार्ट को बाहर से कंप्रेस करेगा, हार्ट एक्सपेंड ही नहीं हो पाएगा, और एक्सपेंड नहीं हो पाएगा तो पंपिंग एक्शन उसका एफिशिएंट नहीं रहेगा, फेलियर में चला जाएगा, और साथ में इवन लंग्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है ये। तो दिस कैन एक्चुअली अफेक्ट, तो ये कॉम्प्लिकेशंस इसकी इस तरीके से होती हैं। और आप इसको करेंगे, अब आप ट्रीट, अब ट्रीट कैसे करेंगे, पहले तो इन्फेक्शन को ट्रीट करो, फौरी एंटीबायोटिक स्टार्ट करो ताकि ये सोर्स तो ख़त्म हो जाए। उसके बाद वो जो ऑटो एंटीबॉडीज़ हैं आपकी, उनको ठीक करें, इन्फ्लेमेशन को कम करें। इन्फ्लेमेशन कैसे कम होगी, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स दे दें, कौन सी, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग एनसेड्स, या फिर स्टीरॉयड्स दे दें, कार्टिकोस्टेरॉइड्स, उनको दे सकते हो आप। तो इवन कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, वो जो एनसेड्स हैं वो टेम्परेचर को वैसे ही कम कर देंगे क्योंकि वो एंटीपायरेटिक भी होते हैं। आप इस तरीके से यहाँ पर इसको, अब मेडिकल ट्रीटमेंट इसकी क्या है, मैंने बताया, मेडिकेशन स्टार्ट कर दें ट्रीटमेंट, वो पेशेंट उमूमन ठीक हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स को खास तौर पे पेनिसिलिन, पेनिसिलिन इसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस है, या अगर पेनिसिलिन से उसको अगर रिएक्शन हो जाता है, एलर्जी होती है पेनिसिलिन से, तो फिर आप इरिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, इरिथ्रोमाइसिन, जो इरिथ्रोमाइसिन इरिथ्रोसिन नाम से आती है, ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद इसकी प्रोफाइलेक्सिस मैंने बताया, यही इन्फेक्शन अगर उसको है बार बार हो रही है तो उसको आप प्रोफाइलेक्टिक डोज, प्रिवेंशन के तौर पे भी उसको डोज दे सकते हो। और इस तरीके से पेशेंट को कार्टिकोस्टेरॉइड दें ताकि इन्फ्लेमेशन कम हो, या एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो एनसेड्स वगैरह आप देते हैं, इससे जॉइंट का पेन भी कम हो जाएगा, बुखार भी उसका कम हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगी, और साथ साथ एंटीबायोटिक आप साथ दे देंगे उसको। अंडरस्टैंड। अब इसकी प्रोग्नोसिस अच्छी है। इनिशियल एपिसोड्स ऑफ रूमेटिक फीवर में लास्ट फॉर मंथ्स और वीक्स, लेकिन ये उमूमन इसकी जो मॉर्टिलिटी है वो 1 to 2% ज़्यादा नहीं। ये जो इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स इनके साथ हो रहे हैं वाइटल, ये ज़्यादातर रिवर्सिबल हो जाते हैं। ये सिंड्रोम स्कोरिया भी ठीक हो जाती है, लेकिन अगर उसको अच्छे तरीके से आप ट्रीट करेंगे तो। लेकिन 30% लोगों में उमूमन ये लाइफ लॉन्ग रेजिडुअल प्रॉब्लम्स काज करता है। हार्ट वेल्व जो है वो हमेशा के लिए डैमेज हो जाएंगे, फिर आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये ऐसे भी नहीं है कि ये हो गया वो खुद ब खुद ठीक हो जाएगा, नो, इट कैन गिव मेनी प्रॉब्लम्स आल्सो। अब यहाँ सर्जिकल ट्रीटमेंट इसकी क्या है, अगर वेल्व परमानेंटली डैमेज हो गए हैं तो यू हैव टू गेट द वेल्व्स रिप्लेस्ड, इम्प्लांट करा देंगे, वो वेल्व्स उसको निकाल के दूसरे रिप्लेसमेंट कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, ठीक ठाक, तभी ठीक है, फर्स्ट क्लास। अभी मेडिसिन 2 की क्लास है सर, इमरान की। अभी लेंगे? हाँ, एक मेरी ख़त्म हो गई क्लास। हो गई ना? हाँ, आ जाएं, ठीक है, लैपटॉप वगैरह लगा हुआ है, सेटिंग सारी की हुई है, आ जाएं। मेरी क्लास अभी भी ख़त्म, आखिरी स्लाइड देखो। पसीना तो गर्मी बहुत है, सर दवा तो हब्स भी बहुत है ना।